में रूस और अमेरिका एक बार भी टेबल पर नहीं बैठे। ऐसी मीटिंग सऊदी में होने जा रही है और ये मैंने आप लोगों को आज से एक दिन पहले सेशन करके 17 तारीख के दिन बता दिया था। ठीक है, ये सेशन था और उसके बाद में आज अपडेट है। अपडेट ये है कि ये दोनों देश आमने सामने बैठ लिए हैं। ये सऊदी दोनों के बीच मध्यस्थता कराता हुआ एक तरफ बैठे हैं सरगेई लेवरोव रूस के विदेश मंत्री और एक तरफ मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री। दोनों आमने सामने हैं। जगह है सऊदी अरब और चर्चा है इनकी। क्यों है? क्योंकि असल मायने में इन्हीं के लिए चर्चा हो रही है। ये कौन है? पहचानते तो होंगे ही। ये जेलेंस्की हैं। इनके साथ कुछ डेजावू जैसा हो रहा है। 2023 में एक बार जब नाटो कंट्रीज मिले थे तब इनको बुलाया गया था, लेकिन इनसे कोई बात नहीं कर रहा था। आज कुछ इनके साथ वैसा ही हो रहा है। लोग इनके मीम बना बनाकर डाल रहे हैं कि ये सबके बीच में अकेले खड़े हैं। अकेले खड़े हैं। इनकी ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। उस समय के लोग आज तस्वीरें डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके लिए चर्चा है लेकिन इन्हीं को नहीं बुलाया गया है। और ऐसे में रूस और अमेरिका पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि ये क्या फैसला लेंगे यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन के जेलेंस्की बाइडेन के काल में अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझने लगे थे कि दुनिया की हर बड़ी बैठक में उन्हें स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बुलाया जाता था। हम पर भी बड़ा प्रेशर था कि भारत जो G20 आयोजित कर रहा था उसमें उन्हें एज ए स्पीकर बुलाए, लेकिन भारत ने लास्ट मोमेंट पर उन्हें नहीं इनवाइट करके अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखा। लेकिन बाली पहुंच गए थे ये। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर की तमाम मंच पर जिन्हें बोलने का मौका मिला हो, आज ट्रंप के काल में उन्हीं के लिए रूस के साथ बात हो रही है। लेकिन अमेरिका और रूस की इस बातचीत में यूक्रेन मिसिंग है। यूक्रेन मिसिंग है सो है, साथ में यूरोप भी मिसिंग है। यूरोप की बात क्यों है? क्योंकि असल मायने में यूरोप के साथ ही जाना चाहता है यूक्रेन। नाटो में शामिल होना चाहता था यूक्रेन, जिसके चलते रूस ने उसके अंदर इस तरह से घुस करके जगह कब्जा ली। मतलब यह है कि जिस यूरोप को सबसे ज्यादा डर रूस का है, ना तो उसे बुलाया गया। जिस यूक्रेन में कब्जा करके रूस बैठा है उस यूक्रेन को भी नहीं बुलाया गया। और दो लोग मिलकर के ये डिसाइड करने बैठे कि आओ चर्चा करते हैं कि इसका क्या करना है। हेडलाइंस बनती हैं कि अमेरिका और रशिया के बीच में पीस डील होना शुरू हो चुकी है, जिसमें यूक्रेन इनवाइटेड नहीं है। ये तमाम प्रकार की हेडलाइंस निकल कर आती हैं। इन हेडलाइंस के बीच में जेलेंस्की भी चल तो दिए थे यूक्रेन से और वो यूएई तक पहुंच भी गए थे। यूएई सऊदी से बॉर्डर का टच करके बैठा हुआ देश है, आप बाई रोड भी जा सकते हैं। लेकिन जब इन्हें वहां से इनवाइट ही नहीं मिला, असल मायने में था ये कि सऊदी ने कहीं ना कहीं इनके लिए एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिका के मन में क्रिएट करने का प्रयास किया, ट्रंप के दिमाग में कि सर उन्हें भी बुला लीजिए, अगर वो आ जाते हैं तो बेहतर रहेगा। लेकिन अमेरिका ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि 3 साल बीत चुके हैं, 3 साल में इन्हें हर बार बुलाया गया है, इनके बुलाने से बात बनती ही नहीं है, तो इन्हें बुलाना नहीं है, इन्हें फैसला सुनाना है। तो अमेरिका इस चलते रूस के साथ बातचीत करने के लिए उतरता है। मॉस्को टाइम्स की हेडलाइंस होती हैं, यूएस रशिया टॉक्स बिगिन इन सऊदी अरेबिया। अब तक लगभग 8 बार प्रयास हो चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध में आपसी सहमति बनाने के, लेकिन उस 8वें प्रयास में फाइनली दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने आकर बैठी। इससे पहले के सभी प्रयास निष्फल इसलिए रहे क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों ही शामिल नहीं थे। अमेरिका अपने किसी व्यक्ति को भेजता था या फिर केवल सहमति देता था, लेकिन रूस टेबल पर नहीं आता था। इस बार इन दोनों ने आपस में बैठकर डिसाइड किया है कि चलो क्या कुछ कर सकते हैं। तस्वीरें आती हैं, सरगेई लेवरोव को आप सऊदी के अंदर देखते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका और रूस की यह चर्चा जनवरी 2022 के बाद पहली चर्चा है, यानी 3 सालों में इनकी कोई डायरेक्ट वार्ता नहीं हुई है। इस वार्ता के लिए मैंने आपको परसों ही अपने सेशन में बताया था, जब सरगेई लेवरोव से सॉरी ये जो सेक्रेटरी मार्को रूबियो हैं अमेरिका के सेक्रेटरी, ये सऊदी की यात्रा के लिए निकल लिए थे। मैंने आपको बताया था कि इनसे मिलने के लिए रूस के विदेश मंत्री चल दिए हैं। ये जानकारी मैंने दी थी। उसके बाद में आप इन्हें उतरते हुए यहां पर देख रहे हैं। ये उतरते हैं, मुलाकातें होती हैं, पहुंचते हैं सऊदी में, बड़ा ही वार्म वेलकम होता है। सऊदी मध्यस्थता के लिए तैयार रहता है, दोनों को टेबल पर बिठाता है। आप पूछेंगे सऊदी अचानक सुर्खी में कैसे आ गया? मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले कतर मध्यस्थता करके दुनिया में एक स्थान बना गया। इतना स्थान बना गया कि कतर के अभी
जो किंग हैं वो भारत आए थे, तो भारत के प्रधानमंत्री उन्हें रिसीव करने के लिए गए थे, क्योंकि कतर ने मध्यस्थता के माध्यम से दुनिया में अपनी एक ऐसी इमेज बना ली कि हाँ भाई, हम दुनिया के सबसे न्यूट्रल प्लेस हैं, जहां पर हम पक्ष और विपक्ष के बीच मध्यस्थता करने में योग्यता रखते हैं। अब सऊदी को वो इमेज दिलाने का प्रयास कर रहा है अमेरिका, क्योंकि वर्तमान में ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो सऊदी के अंदर हैं। सऊदी के साथ ही पुतिन की भी बढ़िया सेटिंग है। पुतिन की सेटिंग क्यों है? क्योंकि ओपेक प्लस में जहां रूस सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता है, वहीं ओपेक में सऊदी सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता है। दोनों ही तेल प्रोड्यूसर्स हैं और दोनों दुनिया के भाव निर्धारित करते हैं। रूस के द्वारा सस्ता तेल निकालने से तेल के भाव दुनिया भर में नहीं बढ़ पाए। इस चक्कर में सऊदी भी चाहता है कि रूस से उसके संबंध बढ़िया रहें। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज में सबसे पावरफुल देश सऊदी को पकड़ा हुआ है कि तुम हमारे साथ रहोगे तो बाकी सबको हम दबा लेंगे। इसलिए ये तस्वीरें बहुत मान्यता रखती हैं। इन तस्वीरों की टेबल देख करके भी आप पहचान सकते हैं। कहते हैं कि टेबल के सबसे किनारों पर जो बैठते हैं वही सबसे प्रधान की भूमिका में होते हैं। ऐसे में सऊदी यहां प्रधान की भूमिका में है और आमने सामने की टेबलों पर बैठे हुए एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री और दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री को आप देख सकते हैं। दोनों ही तरफ से जो लोग मिलने आए वो बड़े ही पावरफुल लोग थे। पावरफुल से मतलब है कि इनका बहुत महत्व है पॉलिसी मेकिंग में। अमेरिका से जहां एक और मार्क रूबियो आए थे, साथ में एनएसए माइक वॉल्ट्ज भी आए थे। मिडिल ईस्ट के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी यहां पर थे। तो एनएसए और विदेश मंत्री का पहुंचना मतलब ये मानिए कि राष्ट्रपति के बाद ये दो ही सबसे पावरफुल पोस्ट होती हैं। जैसे भारत में अजीत डोभाल जी और जयशंकर साहब, विदेश नीति के मामले में प्रधानमंत्री के बाद यही दो व्यक्ति हैं जो सारा मामला डिसाइड करते हैं। ऐसे ही रूस की तरफ से सरगई लेवरोव विदेश मंत्री, पुतिन के विदेश नीति के सलाहकार यूरी उशाकोव, मतलब विदेश मंत्री के साथ साथ पुतिन के अपने इंडिविजुअल एडवाइजर हैं यूरी उशाकोव, ये मौजूद थे। और जो तीसरा व्यक्ति था जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष का चीफ दिमित्री रिबोलोविन। अब ये क्या कहानी है इसको समझते हैं। देखिए क्या है, रूस के अंदर वर्तमान में जो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट था जिसे सैंक्शंस करके रोक दिया गया था। अमेरिका ने जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, प्रयास क्या किया? अमेरिका ने प्रयास यह किया कि कैसे भी करके रूस के अंदर वो अपने इन्वेस्टमेंट को रोक देगा, जिससे रूसी लोग डर जाएंगे। रूसी लोग डर जाएंगे कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चला गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन रूस ने पहले से ही युद्ध की तैयारी की हुई थी, इसलिए उसने हर चीज का अपना एक विकल्प बना लिया। उसने मैगडी का भी विकल्प बना लिया, तो कोको कोला का भी विकल्प बना लिया। उसने हर एडिबल आइटम का अपना एक विकल्प बना लिया। पिज्जा हट का, डोमिनोज का, सबका उसने अपना विकल्प, रूसी विकल्प बना के जनता को पेश कर दिया। यानी जनता को कहीं से कहीं तक कष्ट नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका को सीधा सीधा रूस के ऊपर सैंक्शन लगाकर $300 बिलियन का घाटा हुआ। यह कैसे? यही बताने के लिए ये यहां पर पहुंचे थे। ये इसी बात को दोहरा रहे हैं जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि क्या आप अमेरिका से चाहते हैं कि वो आपके ऊपर सैंक्शन हटा दे ताकि आप लोगों को आर्थिक लाभ रहे। तो इन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये आप लोगों की गलतफहमी है कि रूस के ऊपर से आप सैंक्शन हटाकर हम पर एहसान करोगे। ये आप अपनी भी सहायता कर रहे हो, क्योंकि हमारे साथ जब अमेरिका व्यापार करता था तो वो $300 बिलियन सालाना कमाता था। आज हमसे सैंक्शन खेलकर वो $300 बिलियन के नुकसान में है। अगर आपको व्यापार चाहिए तो मोस्ट वेलकम है। इन दोनों ही व्यक्तियों ने अपनी तरफ से इस बात को मीडिया के सामने साफ रखा कि हम पर सैंक्शन की बात मत करिए। हम तो सैंक्शन के बावजूद भी पर कैपिटा इनकम अपने देश के व्यक्तियों की बढ़ा गए, क्योंकि हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी सेल बढ़ा दी। सेल बढ़ा दी तो हमने पैसे कमा लिए। लेकिन अमेरिका का क्या हुआ? अमेरिका को जो घाटा हुआ उसे तो अमेरिका ही देखेगा। यही कारण है कि इस मीटिंग के लिए इन्हें बुलाया गया, ताकि अमेरिका को यह बताया जा सके कि आप इसे एक तरफा फायदा ना समझें। चलिए कोई बात नहीं। इस बीच में दोनों देशों के बीच बातचीत होती है, रियाद में यह बातचीत रखी जाती है और दोनों के बीच में यह बातचीत लगभग 4 घंटे चलती है। दोनों के बीच में इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस को लेकर बातचीत होती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बातचीत होती है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स इन मॉस्को एंड वॉशिंगटन। मतलब आप ऐसे समझिए, इस मीटिंग के मायनों को अगर आप बहुत गहराई से देखें तो यह बहुत ज्यादा मायने रखता है कि दोनों देश इस बात के लिए तैयार हुए कि हम अपने अपने राजदूत तैयार कर रहे हैं, तैनात कर रहे हैं। मतलब अमेरिका का राजदूत अब जाएगा रूस में और रूस का राजदूत जाएगा अमेरिका में। जब से यह संघर्ष शुरू हुआ, दोनों ने ही अपनी एम्बेसीज जो देशों में खोली हुई थी
उनकी संख्या में उनके पास प्रेजेंट लोगों की संख्या को घटा दिया। जैसे भारत ने अभी थोड़े दिन पहले कनाडा से जब हमारे रिश्ते खराब हुए तो उनके लोगों को यहां से निकाल दिया और उन्होंने हमारे लोगों को उधर से कह दिया कि आप घर जाइए। तो दोनों प्रकार से दोनों देशों ने जब जब रिश्ते खराब करने होते हैं सबसे पहले जो भी विदेश मतलब ये जो एम्बेसीज होती हैं, दूतावास होते हैं, इनको बंद किया जाता है या इनकी संख्या को घटा दिया जाता है। अमेरिका ने अब फिर से इन दूतावासों को ओपन करते हुए, जो ओपन थे लेकिन अब एम्बेसडर्स को बिठाने का निर्णय लिया है। कहा है कि हम लोग इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने का अब प्रयास करेंगे। इस बात को समझने में आपको देरी नहीं होनी चाहिए कि दूतावास ओपन करना दो देशों के बीच दुश्मनी मिटाने की पहली शुरुआत मानी जाती है। अर्थात अमेरिका रूस को अब दुश्मन नहीं मानता, वो इसके साथ वापस से व्यवहार को बढ़ाना चाहता है। एक लाइन तो अब यहीं तक कंक्लूड हो चुकी है और वो कंक्लूड ये है कि पुतिन ने जो शुरुआत में किया वो बड़ा सोच समझ के था। उन्हें पता था कि मैं इतना पावरफुल हूं कि अंततोगत्वा इन्हें ही बैठकर मुझसे समझौता करना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पुतिन की इस दूरदृष्टि को अगर गहराई से देखा जाए तो बात यह है कि अकेले पुतिन ने यूक्रेन के साथ संघर्ष नहीं किया है। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप और अमेरिका पूरी तरह खड़ा था, उसके बावजूद वो कब्जा करते हुए अंदर तक घुस गए। जहां 2014 में उन्होंने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते अमेरिका ने उन्हें G8 से निकालकर G7 बना लिया था। उस 2014 के बाद बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट हुआ कि डोनबास रीजन पर रूस कब्जा नहीं करेगा। रूस ने कहा ठीक है नहीं करेंगे। 2014 निकला, 2022 आया, डोनबास और लोहांस्क दोनों पर रूस कब्जा जमाकर बैठ गया। मतलब यह है कि 2014 से रूस तैयारी में था कि हम यूक्रेन के डोनबास और लोहांस्क रीजन पर कब्जा करेंगे और इस कब्जे के जो रिपरकर्शंस होंगे वो अंततोगत्वा एग्रीमेंट में तब्दील होंगे और उन एग्रीमेंट्स में हमसे यही कहा जाएगा कि अब आप आगे मत करना। पहले क्रीमिया इन्होंने कब्जे में ले लिया, अब लोहांस्क और डोनास्क इनके पास में कब्जे में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि पुतिन ने पूरी तरह से आगे तक की स्थितियों को भांपा हुआ था कि सैंक्शंस भी लगेंगे तो मैं व्यापार कहां से कर पाऊंगा, वो करने में सक्षम रहे, अपने देश की एवरेज आय बढ़ाने में सक्षम रहे। साथ ही साथ आप सोचें कि एक युद्धरत देश भारत जैसे देश को आकर कहता है कि आप हमसे सुखोई F-57 ले लीजिए, हमारा प्रोडक्शन जारी है। दुनिया भर के देशों को वो वेपन बेच रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका एक कॉर्नर है, एक यूनिट है जो युद्ध कर रही है, बाकी तो देश तरक्की कर ही रहा है। इस प्रकार से रूस ने अमेरिका तक को झुका दिया कि तुमने हम पर सैंक्शन भले ही खेले हों, अंत में जाकर के तुम ही को आना पड़ा हमारे पास, हम तुम्हारे पास नहीं आए। यह बात अपने आप में रियाद समिट से सबसे बड़ी निकलकर आने वाली बात है, ठीक है ना। इसका मतलब ट्रंप और पुतिन की जो ये मुलाकात है, ये मुलाकात कराने का रास्ता तय होगी। ये जो फिलहाल मुलाकात सर्गेई लेवरोव की और मार्को रूबियो की जो हुई है, इसके भविष्य के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, ठीक है साहब। ये तस्वीरें आपके सामने आई, सबने अपनी अपनी डिटेलिंग डाल दी। पुतिन मतलब रूस वालों ने टेलीग्राम पर डाल दी और अमेरिका वालों ने अपने इंटरनेट के माध्यम से ये जानकारी बता दी कि हम लोगों के बीच में क्या क्या चर्चाएं हुई हैं। अच्छा, टेलीग्राम और इनसे याद आया कि आप भी हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए ना हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमने लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होना हो तो आपके पास लिंक तुरंत पहुंच जाए और आप वहां से हमारे चैनल तक पहुंच जाएं। इसके लिए हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए यूएस और रूस के संबंधों में तेजी आने की जो दिशा है वो बढ़ने लगी। ऐसे में दोनों ही हाई लेवल टॉक्स को भविष्य में करने के लिए तैयार हुए। लेकिन इसी बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रूस ने रख दी वो ये थी कि सर मुझे सब बर्दाश्त है, मुझे एक ही चीज पहले बर्दाश्त नहीं थी और वो आज भी नहीं है, और वो क्या है कि नाटो फोर्सेस यूक्रेन में नहीं रहेंगी। मैं नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, नंबर एक, और दूसरा नाटो की सेनाएं जो है ना वो यूक्रेन में नहीं रहेंगी, ये मेरी कंडीशन है। मतलब बार बार उन्होंने पुतिन की तरफ से यही बात दोहराई। मतलब पुतिन कितने फोकस्ड थे डे वन से कि मैं युद्ध क्यों कर रहा हूं। आंसर है कि नाटो में जाना चाहता है यूक्रेन, और अगर ऐसा हुआ तो रूस के बॉर्डर तक नाटो आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारा संघर्ष सीधा उनसे होगा। मैं नहीं चाहता। यूक्रेन को पहले भी मना किया था, अब भी मना कर रहे हैं, दूर रहो। लेकिन अगर वो नजदीक आता है तो सर ये बर्दाश्त नहीं है। इस मीटिंग में भी इन्होंने यही बात दोबारा दोहरा दी है। मैं आपको याद दिला दूं, यूक्रेन की यही चाहत उसके लिए इतना नुकसानदायक बनी कि अब सब जगह लाल मामला हो रखा है, ठीक है साहब। अब जेलेंस्की की भी चर्चा कर लेते हैं। जेलेंस्की तैयारी में थे कि जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी खट से उड़कर वो सऊदी चले जाएंगे, लेकिन वो खफा हो गए कि कोई पूछ ही नहीं रहा है कि मैं कहां हूं। ऐसे में जेलेंस्की यहां से निकलकर कह दिए कि मैं साहब थोड़ा रुक के आऊंगा सऊदी, आप अभी फिलहाल रहने दो। 10 मार्च का टाइम लेकर के ये सऊदी से निकल लिए, यूएई से निकल लिए और चले गए तुर्की। और इन्होंने कहा कि मैं अभी तो नहीं,
बाद में आऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि यूक्रेन के लिए सर कोई बातचीत ही नहीं रखी किसी ने, तो मैं अभी आकर अपनी इंसल्ट क्यों करवाऊं? ऐसे में यूक्रेन के जेलेंस्की निकल लिए और इन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। लेकिन जब यह बात ट्रंप से पूछी गई, ट्रंप से पूछा गया कि सर एक बात बताओ, यूक्रेन को क्यों नहीं बुलाया गया इस बैठक के अंदर? तो ट्रंप ने एकदम साफ कहा कि भाई बुलाकर करते क्या? 3 साल से बुला तो रहे हैं उस आदमी को, बुलाने के बाद निर्णय क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो ऐसे में 3 साल से जो दिया हुआ कार्य है वो नहीं हो रहा, तो अब बुला के फायदा क्या है? 3 साल से दुनिया भर के देश बुला रहे हैं कि आओ अपनी बात रखो, वो अपना 10 सूत्रीय एजेंडा लेके आ जाता है, मेरी जगह खाली करो, पहले ये करो। बोले नहीं नहीं, बातचीत हो और सीधा आगे बढ़ो। ये वो सारे 8 बार की मीटिंग्स हैं जो दुनिया भर में हुई हैं। ये 8वीं मीटिंग है जो अब जाकर रियाद के अंदर निकल कर आई है। अब बात करते हैं कि जेलेंस्की पागल है क्या? मतलब ऐसे में जेलेंस्की क्यों नहीं समझ पाते कि उन्हें शांति से बातें मान लेनी चाहिए? तो देखो, जेलेंस्की मूर्ख नहीं है। असल मायने में जेलेंस्की की जो जनता है ना, वो भी उन्हीं की तरह सोचती है। जेलेंस्की के पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हैं। यूक्रेन की बड़ी आबादी ये मानती है कि नेगोशिएशंस में यूक्रेन का होना जरूरी है, नंबर एक। और नंबर दूसरा, यूक्रेन को तब तक संघर्ष नहीं रोकना चाहिए जब तक उसका जो जमीन है उस पर से कब्जा रूस का ना हट जाए। ये ओपिनियन पोल्स हैं जिसमें मेजॉरिटी लोग यही मानते हैं कि रूस को हटना होगा, यूक्रेन को वापस से आजाद होना होगा। ये वहां के लोगों का जुझारूपन है जिसने जेलेंस्की को ताकत दी हुई है। अदरवाइज जेलेंस्की को युद्ध हारने के लिए 7 दिन काफी थे। लोगों ने तो मान ही लिया था कि पुतिन के 7 दिन के हमले में यूक्रेन सरेंडर कर देगा, जेलेंस्की भाग के किसी दूसरे देश चले जाएंगे, कीव पर 7 दिन में हमला हो जाएगा, रूस इतना तेजी से अटैक करेगा कि कीव का सफाया हो जाएगा। 3 साल से यह आदमी रोक कर सारी चीजें बैठा है, तो इसके पीछे इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। एक समय ऐसा आएगा कि इसका भी लोग अध्ययन करेंगे कि यह व्यक्ति कैसी पर्सनालिटी का था जिसने इतना बड़ा संघर्ष रोक करके रखा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। और हार नहीं मानना असल मायने में यूक्रेनियंस लोगों की वर्ल्ड में इमेज बढ़ा गया, क्योंकि यूक्रेनियंस ने इसे जिस तरह का समर्थन दिया वही इसकी ताकत बनी, और आज भी ये इसी ताकत को लिए दुनिया भर के मंच पर भाषण दिए फिर रहा है। ठीक है, रूस ने अपनी तरफ से कहा कि जेलेंस्की से बात करने को पुतिन तैयार हैं, बस कंडीशन इतनी है कि हम अपनी शर्तों के अनुसार बात करेंगे। खैर, फिलहाल के लिए अब हम तीसरे प्लेयर की बात करते हैं और उसका नाम है यूरोप। ये अलग छटपटाया जा रहा है कि यार पुतिन और ट्रंप की बातचीत की तैयारियां हो रही हैं, ना तो जेलेंस्की को बुलाया गया, और जो दूसरा सबसे ज्यादा डरा हुआ ग्रुप है वो है यूरोप, क्योंकि रूस के बॉर्डर यूरोप से साझा होते हैं और रूस का एक हिस्सा यूरोप में आता है। तो अगर गलती से यूक्रेन को धमकाने के बाद, अब मान लीजिए आप लोगों ने एक एग्रीमेंट कर भी दिया कि हां भाई अब यूक्रेन के अंदर रूस और हमले नहीं करेगा, एक बार के लिए मान लेते हैं ऐसा हो जाता है, तो ऐसे तो रूस के और हौसले बढ़ जाएंगे। आज उसने यूक्रेन को धमकाया है, कल वो नाटो कंट्रीज को धमकाएगा या फिर यूरोपियन कंट्रीज को धमकाएगा और उनके अंदर बस जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी जो बाल्टिक कंट्रीज थी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, वो भी तो यूएसएसआर हुआ करती थी। ऐसे में सोवियत रूस को वापस से संगठित करने के नाम पर अगर रूस ने कभी उन पर भी झपट्टा मार लिया तो फिर उन्हें कौन बचाएगा? तो यूरोप बड़ा ही डरा हुआ है और यूरोप के डरे डरे नेताओं की लीडरशिप इमानुएल मैक्रोन कर रहे हैं। ये मैक्रोन जो है फ्रांसीसी राष्ट्रपति, इन्होंने ट्रंप से बात की कि सर आप लोग बातचीत करने जा रहे हो, हमारा क्या होगा? ट्रंप ने इनको जो कहना था कहा होगा। इन्होंने जेलेंस्की से भी बात की कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हो तो बुरा रहा है। यूरोप के देश बैठ करके इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए कि भाई हमारा असली खतरा रूस है। इमानुएल मैक्रोन ने बकायदा इस बात को पब्लिकली जाहिर किया कि आज अगर बिना किसी शर्त के उनके साथ समझौता कर लिया गया तो यह मिन्स्क एग्रीमेंट की तरह ही होगा जो 2014 में किया गया था। तब भी यही हुआ था कि रूस और यूक्रेन ने एक एग्रीमेंट किया था कि हां अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन 2022 में रूस और अंदर घुस गया। ऐसे में बोले अब अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया जिसमें रूस को कोई पनिशमेंट ना दिया गया हो या फिर रूस को ना हराया गया हो तो रूस के हौसले बढ़ जाएंगे। यह बात यूक्रेन की फ्रांस की तरफ से कही गई। यूरोपियन देश मीटिंग बुलाए और मीटिंग के अंदर यह तय हुआ कि भाई जब तक रूस हारेगा नहीं और बिना हारे ही समझौता अगर कर लिया तो यह ज्यादा पावरफुल कंट्री बन जाएगा और यह यूरोप पर बहुत ज्यादा एक्शंस ले लेगा। इस बात पे देते हुए यूरोपियन देशों की बैठक होती है लेकिन कोई नतीजा निकल कर नहीं आता। फिर से अभी ताजा खबर है कि फिर से एक बैठक और आयोजित की जा रही है और उस बैठक के अंदर तक बकायदा फ्रांस के अंदर यह बैठक हो रही है और यूरोपियन लीडर्स को बुलाया जा रहा है कि सब लोग आओ
और रूस का हारना कैसे सुनिश्चित हो इसकी तैयारी करो, क्योंकि यूक्रेन तो एक शुरुआत है, धीरे-धीरे ये बाल्टिक कंट्रीज तक आ जाएंगे और फिर वही वर्ल्ड वॉर वाला टाइम याद करके देखो, ये तो बहुत अंदर तक घुस जाएंगे। तो ऐसे में फिलहाल फिर से मीटिंगों का दौर जारी है, देखना होगा इनका क्या होता है, क्योंकि जेलेंस्की फिलहाल के लिए तुर्की पहुंच गए हैं, अर्दगन के पास पहुंचे हैं, अर्दगन से मुलाकात हो रही है। अर्दगन से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि ये कि भाई कुछ नहीं तो चलो अर्दगन से ही मिल लेते हैं, कम से कम ये और कुछ नहीं तो बॉस्फोरस स्ट्रेट पर तो यूक्रेन को आना जाने का रास्ता देते हैं, एक शिष्टाचार भेंट ही सही। लेकिन फिलहाल के लिए इन दोनों की मीटिंग पर ही दुनिया की नजरें टिकी हैं। जैसे भी कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों के सामने फिर से साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से जरूर साझा करें और अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।